कहानी शुरू होती है 1940s में, जब इंसानों ने पहला कंप्यूटर बनाया। वो कंप्यूटर अकाउंटिंग और कैलकुलेशन जैसे बेसिक काम के लिए बनाया गया था। लेकिन उसी समय एक सवाल ने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को अंदर से हिला दिया। क्या कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है जो इंसानों की तरह सोच सके, बोल सके और खुद डिसीजंस ले सके? और यहीं से जन्म हुआ एक कॉन्सेप्ट का, जिसे हम आज कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अब सोचो, पहला AI प्रोग्राम 1956 में ही तैयार हो चुका था और तब से लेकर आज तक AI धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा। शुरुआत में AI को सिंपल चीजों के लिए यूज किया जाता था, जैसे किसी चीज को क्लासिफाई करना। आज सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन उस दौर में ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। अब सवाल ये है, अगर AI 20th सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर आज इतना वायरल क्यों हो गया? अभी इतनी बड़ी रेवोल्यूशन क्यों आ रही है? तो इसका सीधा जवाब है, 90s के पहले कंप्यूटर कम थे, स्लो थे और टेक्नोलॉजी भी काफी पीछे थी। उस दौर में AI का इस्तेमाल सिर्फ छोटे छोटे कामों के लिए किया जाता था, वो भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स के साथ, जिन्हें मैन्युअली प्रोग्राम करना पड़ता था। लेकिन फिर टाइम बदला। जैसे जैसे कंप्यूटर सिर्फ ऑफिस तक नहीं बल्कि हर घर में आने लगे और .com रेवोल्यूशन ने तेजी पकड़ी, इंसानों ने इतना डेटा जनरेट करना शुरू कर दिया जितना पहले कभी नहीं हुआ था। अब यहाँ एक बात समझो, AI एक बच्चे की तरह होता है। उसे भी सिखाना पड़ता है, बार बार चीजें दोहराकर समझानी पड़ती हैं, तभी वो स्मार्ट बनता है। 90s में हमारे पास न तो इतना डेटा था, न ही वो तेज कंप्यूटर्स जो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर सके। लेकिन जैसे ही हम 21वीं सदी में पहुंचे, सब कुछ बदल गया। कंप्यूटर्स पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए, इंटरनेट हर हाथ में पहुंच गया और कंपनीज के पास इतना डेटा आ गया कि AI को ट्रेन करने का सपना अब पॉसिबल लगने लगा। बस यही मोमेंट था जिसने AI रेवोल्यूशन को किक स्टार्ट किया। 2010 के बाद से AI मॉडल्स में डीप लर्निंग आने लगी। मतलब अब हमें हर छोटी बड़ी बात बताने की जरूरत नहीं थी, AI खुद डेटा से पैटर्न सीखने लगा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो 2010 से पहले हमें AI को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती थी और 2010 के बाद AI खुद समझने लगा कि उसे किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। और यही वो मोमेंट था जिसके बाद सिलिकॉन वैली में AI टेक्नोलॉजी की रेस फिर से शुरू हो गई। अब मैं तुम्हें AI की हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स का एक छोटा सा रोड मैप देता हूँ, जिससे तुम्हें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एकदम क्लियर समझ आ जाएगा कि आज जो AI हम यूज कर रहे हैं उसके पीछे कितना ज्यादा एवोल्यूशन हुआ है। तो जल्दी से एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। 2000 तक AI ज्यादा एडवांस नहीं था क्योंकि टेक्नोलॉजी की लिमिट थी। 2002 में Amazon और Microsoft ने अपनी वेबसाइट्स में AI का यूज करना शुरू किया, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन और चैट असिस्टेंट जैसी चीजों के लिए। लेकिन ऑब्वियसली वो AI उतना स्मार्ट नहीं था। 2006 में जेफरी हिंटन ने डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन प्रोसेसिंग पावर की कमी की वजह से कुछ खास कमाल नहीं हो पाया। 2009 में एनवीडिया ने पावरफुल GPU बनाना शुरू किया, जिससे AI को ट्रेन करना आसान हो गया और यहीं से रेवोल्यूशन को थोड़ी रफ्तार मिली। 2012 तक डीप लर्निंग एक रियलिटी बन चुका था, मतलब AI अब खुद को ट्रेन कर पा रहा था। इसी साल एलेक्सनेट नाम की डीप लर्निंग टीम ने इमेजनेट कंपटीशन में हिस्सा लिया और उनकी AI ने इंसानों से भी बेहतर इमेज पहचान कर दिखाई। 2012 ही वो साल था जब फेसबुक को लॉन्च किया गया था और फिर उसके बाद डेटा की बाढ़ आ गई। 2014 में आया GAN यानी जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। ये पहला जनरेटिव AI था जो अब खुद से इमेजेस बना सकता था। 2015 में ओपन AI की शुरुआत हुई। इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन जैसे लोग साथ आए। मस्क का मकसद था AI को सेल्फ ड्राइविंग में यूज करना। 2016 में Amazon ने लॉन्च किया अलेक्सा और पहली बार AI आम लोगों के घरों में पहुंचा। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब इंसानों और AI के बीच सीधा इंटरेक्शन शुरू हुआ। 2017 में गूगल ने ट्रांसफॉर्मर मॉडल लॉन्च किया और इसी टेक्नोलॉजी ने चैट GPT को पॉसिबल बनाया। 2020 तक ओपन AI ने GPT-1 और GPT-2 को टेस्ट कर लिया था और फिर 30 नवंबर 2022 को GPT-3 पब्लिक के लिए लॉन्च हुआ और सिर्फ 5 दिन में 1 मिलियन यूजर्स आ गए। अब इस पूरी टाइमलाइन में दो सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट थे। पहला 2014 में जब जनरेटिव AI आया। अब AI सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता था, बल्कि कुछ नया बना सकता था, कुछ ऐसा जो पहले कभी बना ही ना हो। पहले के मॉडल प्रोग्राम के हिसाब से चलते थे, आप जैसा कोड लिखोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। लेकिन जनरेटिव AI एक आर्टिस्ट की तरह है जो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकता है। इस बात को ऐसे समझो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ऐसा जानवर बनाओ जो धरती पर कभी रहा ही ना हो, तो शायद तुम सोच में पड़ जाओ। लेकिन मैंने चैट GPT से यही कहा और उसने एकदम नया जानवर बना दिया। उसका नाम, उसका नेचर, सब कुछ बता दिया। और AI की दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 2017, जब गूगल ने ट्रांसफॉर्मर मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। 2014 के बाद AI में क्रिएटिविटी तो आ गई थी, लेकिन वो हमारी बातें अच्छे से समझ नहीं पाता था, क्योंकि पुराने मॉडल लाइन टू लाइन पढ़ते थे और उस हिसाब से जवाब देते थे। जैसे अगर तुम कहते आई लिव इन फ्रांस, आई स्पीक डैश, तो वो फ्रेंच प्रिडिक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन ट्रांसफॉर्मर मॉडल ने सब बदल दिया। अब ये मॉडल पूरी बात को एक साथ समझता है, न कि एक एक लाइन में। इसलिए आज के AI जैसे चैट GPT हमारी बातों को अच्छे से समझ पाते हैं और ऑलमोस्ट इंसानों जैसा जवाब देते हैं। तो अब जब हमने
हमने एआई की हिस्ट्री और इसकी पूरी फंक्शनिंग समझ ली है, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि चैट जीपीटी को चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर क्यों कहा जाता है। अब तक हमने थ्योरी समझी कि चैट जीपीटी कैसे बना, क्यों बना और ये क्यों एक टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है। लेकिन अब बारी है प्रैक्टिकल की, जहाँ सबसे पहला लेसन होगा अंडरस्टैंडिंग द इंटरफेस, मतलब चैट जीपीटी को असल में यूज कैसे करते हैं। अगर आज तक आपने इसे कभी ओपन भी नहीं किया तो नो वरीज, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसे कहां से एक्सेस करना है, इसका इंटरफेस कैसा होता है और इसके अंदर कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। लेकिन ये सब कुछ हम जानेंगे वीडियो के अगले पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो अब काफी लंबा हो गया है और मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज को अच्छे से समझें, बोर हुए बिना। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, जहाँ हम चैट जीपीटी को प्रैक्टिकली यूज करना सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हाँ, अगला पार्ट मिस मत कीजिएगा।